Students, come to page number 35, lesson number 4, the rat trap. Paragraph number 1. Let's start it. It was late in December. दिसंबर का महीना था और लेट दिसंबर यानी आखिरी हफ्ता था उसका. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. और जंगल के ऊपर अंधेरा छा रहा था. पहले अंधेरा छा गया था. दिस इंक्रीज द डेंजर. और अंधेरे के साथ खतरा भी बढ़ गया था. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो फंस गया था. उसको लगा कि जंगल से निकलने का कोई रास्ता अब उसको नहीं मिलेगा. बड़ा निराश हो गया. पहले बड़ा खुश था जब उसने चोरी की थी. बड़ा खुश था अपनी स्मार्टनेस पे, लेकिन अब उसको लगा कि वो फंस चुका है. फाइनली ही सॉ नो वे आउट. और अंत में उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया. ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. सिंक डाउन यहाँ आएगा टू सिट डाउन, बैठने से आएगा. वो ज़मीन पे बैठ गया. टायर्ड टू डेथ. और पूरी तरह से थक चुका था. बिल्कुल मरनासन जो अवस्था होती है, थक के उस स्थिति में पहुंच गया था. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और वो सोच रहा था कि उसका आखिरी मोमेंट है, आखिरी पल आ गया है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. और जैसे ही उसने अपना सर ज़मीन पे रखा, ही हर्ड अ साउंड. उसे एक आवाज़ सुनाई दी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. और एक हार्ड, जैसे कहते हैं ना, तेज़ थी वो, और थम्पिंग की थी. थम्पिंग जैसे किसी पे कोई प्रहार करते हैं, बार बार वो थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी. धम धम की आवाज़ जैसे होती है. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज. अब इसमें कोई डाउट नहीं था कि वो आवाज़ किसकी थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ. वो खड़ा हुआ. दो आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. उसने सोचा कि ये हैमर के स्ट्रोक्स की आवाज़ है. हैमर यानी हथौड़े की चोट की आवाज़ है. किसी चीज़ पे आयरन मिल है और लोहे पे हथौड़े से चोट की जा रही है, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसकी आवाज़ है. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. और वहाँ नज़दीक लोग भी होंगे. जब आवाज़ आ रही है तो लोग भी होंगे. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की. एंड गॉट अप. और अपनी ताकत इकट्ठी करके जैसे तैसे वो खड़ा हुआ. एंड स्टगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. स्टगरिंग कहते हैं लड़खड़ा के चलना. और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में लड़खड़ाते हुए उसने चलना शुरू किया. अब आगे वो मिल दिखाई जाती है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी. द रैम्स जो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन. रैम्स जो आयरन वर्क्स एक मिल थी लोहे की, आयरन की, जो लगभग अब बंदी हो गई थी. वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट. और ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी. विथ स्मेल्टर्स. उसमें बड़े बड़े स्मेल्टर्स थे. स्मेल्टर जिनमें लोहे को पिघलाया जाता है, जो ओर होता है लोहे का, कच्चा लोहा, जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको पिघलाया जाता था. रोलिंग मिल्स. और पिघलाने के बाद जो प्योर जो लोहा निकलता था उसको रोल करके उसको शीट में बनाया जाता था. एंड फोर्ज. फोर्ज कहते हैं शेप देना, या फिर उसको लोहे को कोई ना कोई शेप दे दी जाती थी. तो इस तरह से वहाँ काम हुआ करता था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस. और जब समर टाइम होता था, पीक टाइम होता था उनका, जब बड़ी बड़ी बार्जेस कहते हैं बोट्स होती हैं, बिग बोट्स, वो हैवीली लोड होके वहाँ से जाया करती थी. एंड स्काउ स्लिड डाउन द कैनाल. और वो वहाँ से होते हुए एक कैनाल थी, एक बहुत बड़ी कैनाल थी, वहाँ से वो स्लिड होके, वहाँ से ड्रिफ्ट होके वो बड़ी बड़ी बोट्स जाया करती थी. क्योंकि वहाँ पे पानी का रास्ता था, वाटरवेज था, तो उनमें से जो लोहा निकलता था प्योर,
उसको लेके जाया करती थी बोट्स। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, और वो कैनाल से होते हुए एक बड़ी सी इनलैंड लेक थी, बड़ी सी झील थी, वहाँ तक पहुँचती थी वो बोट्स। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और विंटर टाइम में वहाँ जो आसपास के जो रोड हुआ करते थे, मिल तक जो रोड जाते थे, दे वर ब्लैक, वो बिल्कुल काले रहते थे, ब्लैक कलर के। और किससे? फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। जो चारकोल की क्रेट्स वहाँ आती थी, हैं कोयले की बड़ी बड़ी क्रेट्स वहाँ आया करती थी, जिनमें कोयला आता था भट्टियों में, क्योंकि कोयला यूज़ होता है हैवी टेम्परेचर बनाने के लिए, जिससे लोहे को पिघलाया जा सके। तो उनमें से जो डस्ट उसमें से शिफ्ट होती थी थोड़ी सी, नीचे जो बारीक जो उसके जो पार्टिकल्स होते थे चारकोल के, वो नीचे गिर जाया करते थे रास्ते पे, और उसकी वजह से रास्ता एकदम से काला हो जाता था। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, और जो डार्क इवनिंग्स यानी अंधेरी जो शामें हुआ करती थी, उस एक शाम को, जस्ट बिफोर क्रिसमस, और क्रिसमस से कुछ ही पहले की बात थी, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। और एक मास्टर स्मिथ था जो वहाँ काम कर रहा था, और उसका एक हेल्पर था, स्मिथ कहते हैं लोहार को, वहाँ वो फर्नेस के सामने बैठा हुआ था। उस फर्नेस कहते हैं भट्टी, भट्टी के पास बैठा हुआ था, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और उस आयरन का वेट कर रहा था, जो पिग आयरन, जो क्रूड जो आयरन होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसका वो वेट कर रहा था। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाल दिया गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जिससे उसको आग में डाला गया था और उसको एनविल पे रखने के लिए तैयार किया जाता है। एनविल कहते हैं एक लोहे का ब्लॉक होता है ना, जिसको नीचे रखा जाता है ना, उस एनविल के ऊपर उस लोहे को रखा जाता है, फिर उस पर हैमर यानी हथौड़े से चोट की जाती है। जो बेस होता है, जो ब्लॉक होता है आयरन का बड़ा, उसको एनविल बोलते हैं। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, और बीच बीच में उनमें से एक खड़ा होता था, और जो ग्लोइंग मास यानी जो कोयला जो जल रहा था, ग्लो कर रहा था, जो उसको बार बार स्टिर करता था, हिलाता था, विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ थी, उससे हिलाता था। किस लिए? उसको आग को थोड़ा सा उसको स्पीड अप करने के लिए बार बार उसको हिलाना पड़ता था, कोयलों को इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता था। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और जब वो कुछ मोमेंट के बाद वापस आता था, ड्रिपिंग विथ परस्पायरेशन, और पसीने से बिल्कुल लथपथ होता था, पसीना उस पर ड्रिप करता था, नीचे टपकता रहता था। यानी फर्नेस में इतना ज़्यादा टेम्परेचर था भट्टी पे कि जैसे ही जाता, थोड़ी देर 2-4 मिनट वहाँ काम करता, तो वापस आता तो पसीने से लथपथ होता था। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट, और जैसे उनकी कस्टम थी, जैसे स्मिथ हुआ करते थे, उसने एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, और वुडन शूज़ थे उसके, जिनका जो सोल होता है लकड़ी का होता है, ऐसे जूते उसने पहने हुए थे। ऑल द टाइम देर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, और हमेशा उस फोर्ज के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर काफ़ी तरह की आवाज़ें हमेशा आती रहती थी। बिग बेलोज ग्रोनिंग, बड़े बड़े बेलोज होते थे, बेलोज जो जिनसे हवा की जाती है, भट्टी में आग जलाने के लिए जिससे ब्लोइंग की जाती है, हवा ब्लो की जाती है, उनको बेलोज बोलते हैं, उनकी आवाज़ आती रहती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ जो कोयला था वो क्रैकिंग की आवाज़ करता था, जब चटकता था वो जलने के साथ, उसकी आवाज़ आती थी। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जैसे ही वो लड़का होता था जो फायर बॉय, जो चारकोल उसमें डालता था, कोयला उसमें डालता था फर्नेस में, और जब वो डालता था तो उसमें से क्लटरिंग की आवाज़ आती थी, तेज़ आवाज़ आती थी उनके चटकने की। आउटसाइड रोड
द वाटरफॉल, और बाहर से जो वाटरफॉल था वहाँ नज़दीक एक झरना जिसको बोलते हैं, उसके गिरने की आवाज़ आती थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और नॉर्थ साइड से तेज़ हवा चलती थी, और जब बारिश होती थी तो विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, तो रूफ थी जो ब्रिक की बनी हुई थी, ब्रिक की टाइल्स जिस पर लगी हुई थी, और उससे भी बारिश की आवाज़ आती थी जैसे हवा चलती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, शायद इस सब आवाज़ की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स, शायद उस स्मिथ ने, ब्लैक स्मिथ ने ये नोटिस नहीं किया कि किसी ने दरवाज़ा खोला, एक आदमी ने, एंड इंटर द फोर्ज, और वो उस मिल में एंटर भी कर गया था, अंदर आ गया था। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और जब तक नहीं देख पाया जब तक वो उसके फर्नेस के बिल्कुल साथ खड़ा नहीं हो गया था। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, और श्योरली ये अनयूजुअल नहीं था, ये कोई अजीब घटना नहीं थी। जो गरीब जो वैगाबॉन्ड्स होते थे, जो वैगाबॉन्ड्स कहते हैं जो बेघर होते हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं होता, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास अच्छा कोई शेल्टर नहीं होता था, आश्रय नहीं होता था, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, और जैसे वो लाइट को देखते थे, ग्लो जो चमकती हुई लाइट को देखते थे, फर्नेस की लाइट, और वो उस मिल की तरफ अट्रैक्ट होते थे और वहाँ चले आते थे। विच एस्केप थ्रू द शूटी पेन्स, और जो लाइट किसमें से, जो पेन थे, वहाँ खिड़की थी, उनके जो शीशे होते थे, सूटी पेन कहते हैं जो ब्लैक हुए रहते हैं, जो धुएं से काले हुए रहते हैं, ऐसे जो ग्लास होते थे, विंडो पेन्स, उनमें से जो बाहर जो चमक जाती थी आँख की, उससे अट्रैक्ट होके वहाँ आ जाया करते थे। एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को गर्म करने के लिए वो फायर के सामने आ जाया करते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, वो उसकी तरफ देखता है बड़े कैजुअली, ज़्यादा सीरियसली उसकी तरफ नहीं देखता है। एंड इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली कहते हैं बिल्कुल नॉन सीरियस वे में। एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर कहते हैं जो वहाँ एंटर किया था उसकी तरफ ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, वो उदासीन जो तरीका था उसका देखने का। ही लुक द वे पीपल ऑफ दिस टाइप यूजुअली डिड, और वो ऐसा ही लगता था जैसे उस तरह के लोग दिखते हैं, विद लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी, डर्टी है, गंदा उनका शरीर होता है, बगैर नहाए धोए रहते हैं, रैग्ड है, फटे पुराने कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और कुछ एक बंच था रेड ट्रैप्स का, कुछ पिंजरे थे चूहे के, और जो उसके चेस्ट पे लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड हॉटी कंसेंट, वो परमिशन मांगता है वहाँ स्टे करने के लिए और रुकने के लिए। जो मास्टर स्मिथ वहाँ जो होता है, लोहार होता है, नोटेड, वो हाँ कर देता, अ हॉटी कंसेंट, हॉटी कहते हैं घमंड में, कंसेंट एग्री, कंसेंट कहते हैं रजामंदी, अपनी रजामंदी दे देता लेकिन थोड़ा घमंड के साथ, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, और बगैर कोई शब्द कहे, उसके ऑनर में कोई शब्द नहीं कहता है, यानी बगैर कोई शब्द किए बस ऐसे ही उसको अलाउ कर देता है इशारे से। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ट्रैम्प यानी पैडलर, ट्रैम्प भी उसी को कहते हैं जो बेघर होता है लोग। तो काफ़ी सारे वर्ड उसके लिए आए हुए हैं, ट्रैम्प आया है, पैडलर आया है, वैगाबॉन्ड आया है ना, तो काफ़ी वर्ड्स उनके लिए आए हैं। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो बात करने के लिए नहीं आया था, केवल अपने आप को गर्म करने के लिए और वहाँ सोने के लिए आया था। इन दोज डेज रैम्सजोर आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, और उन दिनों रैम्स जो आयरन मिल थी उसका ओनर एक प्रोमिनेंट कहते हैं इम्पोर्टेंट, मेन है ना, इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते हैं, ऐसा एक आयरन मास्टर था।
हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि वो अच्छा आयरन मार्केट में शिप आउट मीन्स टू सेंड, वो अच्छा आयरन मार्केट में भेजे, अच्छी क्वालिटी का भेजे। ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और वो रात और दिन वहाँ आया करता था, विजिट पे आया करता था, देखने के लिए काम अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ द नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और अब इस मोमेंट में वो अपने रात में जो इंस्पेक्शन करता था, वो जांच करता था, देखता था, उसके लिए अपनी विजिट देने के लिए वो वहाँ आया हुआ था। नेचुरली फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रेगामफिन। और नेचुरली जो पहली चीज़ उसने देखी वो लंबा सा रेगामफिन, वही यहाँ देखो दूसरा वर्ड यूज़ हुआ रेगामफिन, जो रैक्स में लिपटा हुआ था ऐसा आदमी, फटे पुराने कपड़ों में था। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस। और जो फर्नेस के, उस भट्टी के इतना नज़दीक आ गया था। द स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। उसके कपड़े जो गीले थे उनमें से स्टीम यानी भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। आयरन मास्टर ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं करता, क्योंकि ब्लैक स्मिथ ने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से नज़र से देखा भी नहीं था और ना ही उससे बात की थी। हु हैड हार्डली डीन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। और ब्लैक स्मिथ ने उसको बड़ी मुश्किल से उस पर नज़र डाली थी। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, लुक हिम ओवर वेरी केयरफुली। वो उसके पास गया, बड़े ध्यान से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसका जो हेड था उसको हटाया जिससे कि उसके चेहरे को अच्छी तरह से वो देख पाए।